मुझे डर लगता है। मुझे सबसे ज्यादा भय डर से ही लगता है। मैं भयभीत लोगों को देखकर डर जाता हूँ और सबसे बड़ी विभीषिका का तो तब बोध होता है जब राजा को मैं डरा देखता हूँ। संत कबीर ने हमें बताया था, ऐसा सख्त एक महाराज जिन घर झूलत हाथी, जिन घर झूलत हाथी, होए ज्यों ओसरा मोती, झोंका पवन का लागे, काया धूरी हो जाती। फिर लिखते हैं, मत कर माया को अभिमान, माया ज्यों पांव की फांस, काया गारी कांच की, जैसे ओस की बूंद विलास। आप ही बताइए, कौन है इस लोकतंत्र का महाराज? जिस लोकतंत्र की परिभाषा हमें बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जब शासन जनता का है, तब महाराज कोई संतरी मंत्री कैसे हो गया? हमसे हमारी सत्ता हथिया ली गई है और हमको पता तक नहीं। बड़े अफसोस की बात है। अब तो विडंबना और भी गहरी है। मंत्री संतरी खुद आपस से डरकर लड़ने मरने को उतारू हैं। शक्ति हिंसा में नहीं हो सकती। मुझे पता है, आप मानेंगे नहीं। तो चलिए, मैं आपको मौत से मिलवाता हूं। भूत की तरह नहीं, भविष्य की तरह। मौत से खूबसूरत वरदान जीवन के पास हो भी नहीं सकता है। मौत से समय का जन्म होता है, समय को अर्थ मिलता है। आइए मौत की खूबसूरती को निहारते हैं। सोचिए, अगर हम मर नहीं पाते तो कैसा होता? मतलब हमें कोई मार भी नहीं पाता। अब यह शरीर हाड़ मांस का तो बना नहीं होता। तलवार चलती या एटम बम ही फट जाता तो हमें कुछ भी नहीं होता। हम जस के तस हीरो माफिक खड़े होते। अब अब क्या? कोई कहानी ही नहीं बनती। मूवी खत्म, पैसा हजम, घर जाओ। कहाँ जाएं? क्यों जाएं? हम मर तो सकते नहीं। खाने की भी क्या जरूरत? घर मकान छत छप्पर का हम क्या करते? क्या हम जंगलों में रहते? जंगलों की भी फिर हमें क्या जरूरत होती जब हमें हवा की भी जरूरत नहीं बच जाती? क्या करते हम? कभी सोचा है, अगर हम अमर होते तो क्या करते? तो क्या करें, जहर खाकर मर जाएं? अगर मौत इतनी ही खूबसूरत है तो? अरे नहीं भाई, थोड़ा सब्र करो। जीवन तो बस एक मौका है मौत की खूबसूरती को निहारने का। निहारते रहो, आनंद लो। आप चाहो ना चाहो, आप जीना तो चाहते हो ना? तो संभव है सामने वाला भी जीना चाहता होगा। एक दूसरे का जीने में सहयोग करो ना। मौत की तरह ही जीवन भी खूबसूरत हो जाएगा। कितना सरल है जीवन, बेकार ही हम उलझे हुए हैं। मत मानो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। देखो, जो हुआ वह क्यों जरूरी था? जो हो रहा है उसकी क्या जरूरत है? और क्या होना चाहिए, हम उसका अनुमान लगा पाने में सक्षम हो पाए। विज्ञान की यही पद्धति है। एक परिकल्पना, एक प्रयोग, उसका निष्कर्ष और एक अनुमान। मगर यह अनुमान निराधार नहीं होता। उसे भौतिक प्रमाणों की जरूरत होती है। होता तो हर वैज्ञानिक साहित्यकार है, खासकर जब वह परिकल्पना लिख रहा होता है। बस उन पर साहित्यकारों से कहीं ज्यादा प्रमाणों को साबित करने की जिम्मेदारी होती है। एक साहित्यकार परिकल्पना नहीं करता, वह तो अपने सपनों के परिंदों को खुले आसमान में छोड़ देता है। वो कहते हैं ना, जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। चलिए एक कविता का आनंद देखिए। एक दिन आईना देख
मैं भड़क उठा। कहने लगा, सामने जो व्यक्ति है, जाहिल है। देखो तो कितना घिनौना दिखता है। मैं उस आईने पर कालिख मलाया। काली सी सूरत, वह जहालत अब दिखती नहीं। अब पूरा नजारा ही काला है। क्या मैं गोरा हो गया? यह सवाल बिना पूछे ही मैं स्कूल चला गया। वहां मेरा परिचय हुआ एक नए आईने से। उस दर्पण में झांक कर देखा। पद, पैसा और प्रतिष्ठा देखी। साहब मिले, मिलकर क्या खुशी हुई? यह सवाल कभी उठा ही नहीं। जवानी कॉलेज जा पहुंची, क्यों पता भी नहीं। सबने कहा विकास करो, आत्मनिर्भर बनो, कुछ नहीं तो एक नौकरी ही कर लो। जीवन क्या इतने से समृद्ध नहीं? समृद्धि की कोई एक परिभाषा तक नहीं। कभी सुख है तो कभी दुख। रोता सोता जागता हंसता, हर दिन आईने से हंस कर मिलता। उसे अब मुझसे कोई शिकायत भी नहीं। पर मायूसी झांकती है प्रतिबिंब में। क्या जीवन नहीं? आईना ही है, सत्य तो नहीं। फिर मैंने अपनी शक्ल कहीं देखी भी नहीं। विज्ञान का वरदान है आईना, पर दर्शन की कोई विधि नहीं। न सुख समानार्थी, न दुख पर्यायवाची। आनंद अभी यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। आनंद कभी किसी बाजार में नहीं मिलता। बाजार में सामान मिलते हैं। बाजार में नौकरी मिलती है। मंडी में मजदूरी मिलती है। बाजार रोजगार नहीं दे सकता। क्या अंतर है नौकरी और रोजगार में? मेरे अनुमान से रोज जिस काम करने से हमें अर्थ मिले, वह हमारा रोजगार है। हर नौकरी, हर चाकरी, हर मेहनत, हर मजदूरी में अर्थ है। हमारे शास्त्रों में वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वर्णों का विभाजन कर्मों के आधार पर हुआ और आश्रम का वर्गीकरण आयु के अनुसार। एक किसान पिता हर दिन रात मेहनत कर अनाज नहीं उपजा रहा होता तो मैं यहाँ बैठा पढ़ लिख कैसे रहा होता? अगर कोई इंजीनियर साहब और मजदूर भाई मेरा घर बना नहीं रहे होते तो मेरे सिर पर छत कैसे होती? अगर एक प्रोफेसर पिता इस सब का खर्चा नहीं उठा रहा होता तो मेरे पास इतना आधुनिक स्टूडियो घर पर ही कैसे होता? इस स्टूडियो में जितना सामान है, 7-8 समंदर पार कर मुझ तक पहुंच रहा होता है। अगर इतना कुछ नहीं हो रहा होता तो आज हम इतनी दूर बैठे भी मिल कैसे रहे होते? कितने सारे लोग मेरी दुनिया को हर पल बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। आप भी। मैं आप सबका आभारी हूँ। सबका, जिनके होने के कारण मैं ज्ञानीवास में रह रहा हूँ। अपनी दुनिया जैसी भी है, परफेक्ट है। इससे बेहतर बनाने की इच्छा ही तो जीवन है। इसलिए मैं जीवत शास्त्र लिखता हूँ। हर ज्ञान की तरह यहाँ भी समाधान शांति में है। जीवन अर्थवान है। इस अर्थ के वितरण की एक परिकल्पना है पब्लिक पालिका। इस लोकतंत्र को एक चौथा और मजबूत खंभा चाहिए। वह खंभा आर्थिक ही हो सकता है। पत्रकारिता तो दर्शक मात्र है। कहीं से सुनकर खबरें कहीं सुनाती है। आर्थिक अगर कोई खंभा होता तो सोचिए, एक किसान को अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने में पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। बीमार पड़े तो स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त मिलती। यहाँ वहाँ आने जाने के पब्लिक संसाधन पर भी किराया नहीं लगता। तो इन सब सुविधाओं को चलाने का पैसा कहाँ से आता? हम भारत के लोगों ने पहले ही कमा कर, खरीद कर, बेच कर, पढ़ कर, पढ़ा कर
इतना कर एकत्रित नहीं किया है कि बुनियादी सुविधा बाजार से अलग कर सके। अगर ऐसा हो पाता, तो क्या वह किसान देश को मुफ्त में खिला नहीं सकता? नहीं चाहिए उसे हवाई जहाज, वह जमीन पर ही आनंदित है। बेकार हवाई चप्पलों पर देश को उड़ने के सपने दिखाए जा रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो जीवन भर छुट्टियां मनाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो बस पब्लिक बालिका चाहता हूँ। मैं लेखक हूँ, अपना रोजगार कर रहा हूँ। अर्थ तो है, मुद्रण नहीं। क्या इस देश में कोई लेखक बन अपना जीवन नहीं चला सकता? अभी तक तो मैंने खुद को असफल ही पाया है। इसलिए भी शायद मैं डरता हूँ। क्यों इस देश के विश्वविद्यालयों के साहित्य विभाग से एक ढंग का पत्रकार नहीं निकल पा रहा? वैसे आप क्या चाहते हैं? हमें नहीं, पहले खुद को यह बताएं।